हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ग्रामश्री कविता का सार करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गाँव में सन 1900 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने मंझले भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और वे इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। तो आइए करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री कविता का सार करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ग्रामश्री कविता का भावार्थ इस प्रकार है। पहले पैरे में कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। ग्रामश्री कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हरी हरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली छाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणों उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम जब दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। आगे कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई के सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोक हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचित ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही है जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सिर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण किया गया है। आगे कवि कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृंतों पर। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लदी लड़ियां खड़ी हुई हैं। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। आगे कवि कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरभेरी जूली,
फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। कवि ने ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बोर कलियों से लद चुकी हैं। आम के पेड़ पर बोर आ गया है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरा वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरभेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली आदि। वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति में चारों तरफ फल सब्जियां आ गई हैं। आगे कवि कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अंवली से तरु की डाल झड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर कविता है ये। तो इसमें कवि कहते हैं, वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी ने गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रही है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेत में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। अगले पहरे में कवि कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मखरोठी रहती सोई। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गए हों। इस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। आगे कवि कहते हैं, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब घृभ नभ आचंदन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। ग्रामश्री कविता में गांव के हरियाली का, गांव के दृश्यों का, उनके तालाबों का, उनकी फसलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ग्रामश्री की कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। कविता का वर्णन बहुत ही सुंदर और सरल है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वे इस तरह चमक उठती हैं कि मानो वे खुशी से झूम रही हों। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती हैं, जिनमें तारे ऐसी और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। बहुत ही आसान सी कविता ग्रामश्री का वर्णन भावार्थ आप लोगों ने सुना और आशा करती हूँ आपको ग्रामश्री का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।